हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप साइंस, मैथ और अदर बैकग्राउंड से हैं और आपने लिटरेचर चूज़ कर लिया है और आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हैं? लिटरेचर समझने में परेशानी हो रही है, आंसर लिखने में या इफ़ेक्टिव आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है, असाइनमेंट कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, ज़्यादा स्कोर कैसे करें एग्ज़ाम में? अगर आप इन सवालों से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। बेशक यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। लिटरेचर प्रोज, पोइट्री और ड्रामा 3 जेनर में होता है। तो जो इसका फर्स्ट जेनर है प्रोज, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोज क्या होता है? प्रोज इज़ एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ विच शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। एग्जाम्पल अगर देखें तो स्पीच, ऐसे, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, स्टोरी, नॉवल, ट्रैवलॉग, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोज में आ जाती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकली करेक्ट होती हैं और एक सिंपल से लैंग्वेज में लिखी होती हैं। किसी भी एक लैंग्वेज, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, एनी लैंग्वेज। तो ये चीज़ें प्रोज होती हैं। अब प्रोज के टाइप्स जो हैं वो 5 टाइप्स हैं: फिक्शन प्रोज, नॉन फिक्शन प्रोज, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, एक्सपोजिटरी प्रोज, नैरेटिव प्रोज। तो आज हम देखते हैं फिक्शन प्रोज क्या होता है। फिक्शन प्रोज वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजरी हो, कल्पनात्मक हो, जो स्टोरी में बहुत ज़्यादा इमेजरी का यूज़ किया हुआ हो, फैक्ट ना के बराबर हो या ना हो। नॉन फिक्शन प्रोज वो होता है जो फैक्ट पे आधारित होता है और ये आपके इसमें कल्पनात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें कोई एक ऐसा प्रोज होता है जो स्टोरी इस तरीके से ऑथर बताता है कि आपको एकदम माइंड में इमेज क्रिएट कर देता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताता है जिससे कि उसको थोड़ा लेंदी हो जाता है और ये डिस्क्रिप्टिव होता है। एक्सपोजिटरी क्या है? एक्सपोजिटरी एक ऐसा प्रोज होता है जो कि रियल फैक्ट्स पे आधारित होता है और इसमें इसका एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें बिल्कुल भी इमेजरी नहीं होती है, ये पूरा टोटल फैक्ट पे डिपेंड होता है। और ये इस तरीके की चीज़ें जो है एक्सपोजिटरी जिसको बोलते हैं, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं और पॉलिटी पढ़ते हैं, तो इस तरीके के प्रोज जो है वो एक्सपोजिटरी प्रोज के उदाहरण हैं। नरेटिव प्रोज जो है उसमें स्टोरी एक होती है, कोई कहानी या कोई घटना घट चुकी होती है, उसके बारे में हमें कोई व्यक्ति बताने वाला होता है जो एक अपने स्टाइल में नरेट करता है, बताता है स्टोरी को। स्टोरी ऑलरेडी बीत चुकी होती है, इवेंट ख़त्म हो चुका होता है, बस स्टोरी को बताया जाता है हमें, तो उसको नरेटिव प्रोज कहते हैं। और ये नरेटिव प्रोज में हम देख लेंगे कि कब इस नरेटिव प्रोज को कौन से पर्सन वाइज कहेंगे, फर्स्ट पर्सन नरेटिव है या सेकंड पर्सन नरेटिव है या थर्ड पर्सन नरेटिव है, ये हम आगे अभी देख लेंगे। तो पहले बात करते हैं फिक्शन प्रोज के बारे में। तो हमने जैसे कि बताया कि फिक्शन प्रोज बिल्कुल भी इमेजरी होता है, कल्पनात्मक होता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, नॉवेला। शॉर्ट स्टोरी में जैसे अभी आपके सिलेबस में जो होगा मैक 07 का बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर हम ले तो हो जाएगा आपका गाजर हलवा जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है और पूरी तरीके से इमेजरी है। तो दूसरा नॉवल की बात करें तो आप ले लो वुदरिंग हाइट्स। ये जो नॉवल है ये टोटल इमेजरी है। तो और नॉवेला लेते हैं अगर, तो ये शॉर्ट स्टोरी जैसा ही होता है लेकिन शॉर्ट नॉवल इसको बोल सकते हैं। नॉवल से थोड़ा छोटा होता है, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस एक नॉवेला है, ना कि नॉवल है। तो अब हम नॉवेला और नॉवल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो जो 5000 वर्ड्स जिस बुक्स में हो तो वो नॉवल हो जाता है, या उसके ऊपर हो 50,000 से ऊपर हो तो वो नॉवल हो जाता है। और अगर 50,000 वर्ड्स से थोड़ा कम हो तो उसको हम नॉवेला बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा है नॉन फिक्शन। ये बेस्ड ऑन रियल लाइफ होता है।
मैंने बोला कि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इमेजरी होती है, थोड़ी बहुत इमेजरी होती है, लेकिन फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइप के जो नॉन फिक्शन वर्क होते हैं इसमें आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लेटर है, जिसको हम एपिस्टल भी बोलते हैं, या एपिस्टलरी नॉवल या एपिस्टलरी लिटरेचर भी बोलते हैं। इसमें ट्रैवलॉग होते हैं जो जर्नी पे लिखी होती है, जैसे जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस है। एस्से होते हैं, एस्से में भी कोई टॉपिक होता है, उसके ऊपर फैक्ट हम डाल करके एक ऐसे लिखते हैं, तो ये भी प्रोज का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है डायरी। ऑस्कर वाइल्ड की एक फेमस डायरी है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और एक और है एने फ्रैंक जिनकी एक डायरी है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये उदाहरण है डायरी प्रोज के। उसके बाद कुछ स्पीच आ जाते हैं, बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है, जो भी ऑथर ने। बायोग्राफी किसे बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति के बारे में उसकी पूरी लाइफ पे बेस्ड कोई नॉवल होती है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने खुद ही के बारे में, यानी कोई ऑथर है जो अपनी पूरी लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है, सेल्फ लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया नॉन फिक्शन। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करें तो एपिस्टल और एपिस्टलरी लिटरेचर। एपिस्टलरी लिटरेचर में क्या होता है कि एक लेटर के ऊपर एक नॉवल लिखी होती है जिसमें लेटर एक्सचेंज होते हैं, जिसके थ्रू हम स्टोरी को समझते हैं, एक स्टोरी क्रिएट होती है। और ये लेटर कई जो कैरेक्टर हैं उनके बीच में सर्कुलेट होती है, तो एक्सचेंज होती है कह सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण है सैमुअल रिचर्डसन की पामेला, जो कि एक एपिस्टलरी नॉवल है। और अगर एपिस्टल की बात करें तो एपिस्टल एक वो भी लेटर ही होता है जिसके थ्रू हमें स्टोरी का पता चलता है, लेकिन ये किसी दो पर्सन या किसी एक ही व्यक्ति का होता है जो किसी को इंट्रोड्यूस करके अपने लेटर के थ्रू हमें स्टोरी के से पूरा का पूरा एक इमेज बनाता है जिसको हम समझते हैं। तो अगर एपिस्टल की बात करें तो है अ लेटर और इन अ प्रोज इन लेटर और अ पोइट्री फॉर्म, तो ये एपिस्टल हो जाता है। एन एसे ऑन मैन पोप की दूसरी है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो ये जो है एपिस्टल के एग्जाम्पल्स हैं। रेनेसा के पीरियड में एपिस्टल का उदय हुआ था और हॉरेस ने इसको सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था। बाद में ओविड्स के एपिस्टल आए थे जो मिडल एज में आए थे, और इन्होंने एक ओविड ने लिखा था जो द लेटर ऑफ पॉल। तो बेसिकली उस टाइम पे ये जो एपिस्टल है ये ज़्यादातर रिलीजियस हुआ करते थे, जिसमें जो लिखा जाता था टू एक्सप्रेस लव, फिलॉसफी, रिलीजन, मोरालिटी। तो ज़्यादातर रिलीजन एंड मोरालिटी पे ज़्यादा बेस होते थे। बाद में ये लव एंड फिलॉसफी पे भी लिखे जाने लगे। तो ये और हाँ, एक आपके सिलेबस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिस्टल है द बिशप ऑर्डर्स हीज टॉम सेंट प्रैक्स चर्च, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। तो ये भी एक एपिस्टल है। अब सिलेबस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवल की बात करें, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो ये ऑटोबायोग्राफी भी है, ट्रैवलॉग भी है, नॉन फिक्शन भी है और फिक्शन भी है, सेमी फिक्शन भी है। ये एक ऐसा नॉवल है जिसमें हमें ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं देखने को मिलते हैं। ये फिक्शन भी है और नॉन फिक्शन भी है, क्योंकि ये एक ट्रैवल पे लिखे हुआ है, फैक्ट इसमें दिया हुआ है। ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि कॉनराड ने कहीं ना कहीं, कॉनराड भी एक टाइम पे ट्रैवलर हुआ करता था, उसने ट्रैवल किया था और अपनी जो स्टोरी है उस नॉवल में कार्ड्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो ये सेमी फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड ट्रैवलॉग एंड ऑटोबायोग्राफी सभी में चीज़ों में आ जाता है। जब हम असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, या फिर हम नोट्स बनाते हैं, या फिर हमें एग्ज़ाम में जब पेपर का
आंसर करना होता है तो हम इस चीज़ में फंस जाते हैं। क्वेश्चन हमारे माइंड में पुट अप होने लगता है कि आखिर हम अपने आंसर को इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, या हम अपने असाइनमेंट को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे लिखें कि हम एग्ज़ाम में या रिज़ल्ट में हमें स्कोर बहुत अच्छा मिले। तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। जैसे आज हम बात करेंगे प्रोज़ के बारे में। इससे पहले पोइट्री के बारे में जब हमने वीडियो डाला था तो आपको बताया था कि पोइट्री में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने से हमारे जो आंसर है वो स्कोरिंग हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे प्रोज़ के बारे में। प्रोज़ में बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप जब नॉवेल या कोई भी प्रोज़ पढ़ते हैं तो उसमें आपको फाइंड करना होता है, और उसको फाइंड करके जब आप नोट कर लेते हैं और एग्ज़ाम में उसको रिवाइज़ करने के बाद आप लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको स्कोरिंग आंसर होता है। फर्स्ट जो इसमें आता है, फर्स्ट हेडिंग कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, जिसमें आप ये बताएं कि क्या हो रहा है, किसने किया है, कैसे हो रहा है और क्यों। ये 4 सवाल हैं, वाई, हुम, हाउ एंड वाई। इसके जवाब आपके इंट्रोडक्शन में होने चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप किसी नॉवल के बारे में लिख रहे हो, जस्ट लाइक कांतापुरा, तो कांतापुरा में क्या लिख दिया हुआ है, ऑथर ने, राजा राव ने कांतापुरा में क्या दिया है, तो आपको उसके व्हाट का जवाब देना है। दूसरा आपको आंसर करना है हुम, किसने लिखा है, तो कांतापुरा राजा राव ने लिखा है। नेक्स्ट है हाउ, कैसे लिखा है या किससे उनको इंस्पिरेशन मिली, किस पोएटिक स्टाइल में लिखा है, किस स्टाइलिस्टिक में लिखा है और क्यों लिखा है। तो ये क्यों जो है ये ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन आपको इन 3 चीज़ों का जवाब तो देना ही होता है अपने इंट्रोडक्शन में, व्हाट, हुम एंड हाउ। सेकंड जो आता है वो आता है लाइफ एंड वर्क ऑफ द ऑथर। तो इसमें आप बेसिकली 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे ऑथर की अर्ली लाइफ, ऑथर कौन है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, एजुकेशन कहाँ से लिया उन्होंने, और बाद में फिर जो भी उनके कुछ अचीवमेंट्स होते हैं उसको हम अर्ली लाइफ में देते हैं। लिटरेचर लाइफ, जो लिटरेरी लाइफ उनकी होती है, उसके बारे में आपको लिखना होता है कि उन्होंने कौन कौन से फेमस वर्क्स लिखे, किस वर्क के लिए उनको अदर ऑथर्स ने क्रिटिसाइज़ किया है, और वर्क्स जो हैं उनके कौन से फेमस रहे, किसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। तो इस तरीके की चीज़ें हम लाइफ एंड वर्क ऑफ द ऑथर में रखते हैं। तीसरा जो है वो है टाइटल। तो हम टाइटल जो है प्रोज़ का, कोई किसी नॉवल का, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो टाइटल होता क्या है, बेसिकली प्रोज़ का जो मेन टाइटल है, जो उसका नाम है, जैसे नॉवल का नाम है कांतापुरा, तो ये नाम क्यों है, किससे इंस्पायर होकर के ऑथर ने ये टाइटल दिया है अपने नॉवल को, और नॉवल बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी बात है, टाइटल वही दिया जाता है जो पूरी नॉवल जिस चीज़ के ऊपर रिवॉल्व होती रहती है। फोर्थ बात करें तो उसका थीम, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं। उसका थीम, तो थीम कभी कभी एक नॉवल में, एक स्टोरी में एक बात कहने के लिए, समझाने के लिए जो मैसेज होता है उसी को थीम बोलते हैं, कि मैसेज क्या निकल के आ रहा है, आपको मैसेज क्या मिल रहा है, तो वो उस स्टोरी की थीम होती है। और कभी कभी मल्टीपल थीम्स हो सकते हैं, जैसे कांतापुरा में बहुत सारे थीम्स हैं। फर्स्ट तो इंडिपेंडेंस का है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो तीसरा है वो रिलीजियस भी है, और इस तरीके की बहुत सारे थीम्स हैं। फिफ्थ जो है पॉइंट वो आ जाता है आपका नैरेटिव टेक्निक्स। नैरेटिव टेक्निक्स क्या होता है वो अभी हमने नैरेटिव जो प्रोज़ देखा उसमें बताया आपको कि नैरेटिव टेक्निक्स, वो नैरेटिव जो होता है उसमें एक नरेटर होता है जो स्टोरी को नरेट करता है, मतलब स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है और हमें अब कोई बता रहा है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो जाती है वो होता है स्टाइल, जो नैरेटिव टेक्निक में आता है। तो स्टाइल जिसके थ्रू आपको स्टोरी बताई जा रही है, डिस्क्राइब की जा रही है, तो स्टाइल में आपका सबसे पहले आ जाता है डिक्शन यानी कि वोकैबुलरी, जिसमें कि आपको ये बताना होता है कि ऑथर ने किस टाइप के वर्ड को लिया है, किस टाइप का उसका सिंटैक्स है, उसने कौन सी लैंग्वेज ली है, लैंग्वेज में कैसे फ्रेज, इडियम्स, क्या
चीज़ें ली हैं और कैसे अपने जो फिक्शन है उसको इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश की है। जस्ट लाइक उसने लेक्सिकन वर्ड लिया है, क्योंकि बहुत सारे आपने नॉवल पढ़े होंगे तो देखा होगा कि उसमें लेक्सिकन वर्ड होते हैं। लेक्सिकन मतलब किसी एक जगह के लोकल शब्दों का ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम इंडियन प्रोज पोइट्री या प्रोज इंडियन लिटरेचर की बात करें तो इंडियन लिटरेचर में आपने जब कांथापुरा पढ़ेंगे या कोई और भी आप नॉवल पढ़ेंगे इंडियन राइटर्स की, तो आप देखेंगे कि उसमें जो हिंदी इडियम्स हैं उनको ज़्यादातर लिया गया है और उनको इंडियन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिया गया है, इंडियनाइज तरीके से इंडियन टोन में लिया गया है। तो ये डिक्शन जो है वो इंडियन टोन में है, तो फ्रेजेस जो हैं वो इंडियन हैं। तो इस तरीके का जो स्टाइल है वो इंडियन राइटर्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके के अलग जो स्टाइल है, अपनी अपनी एक अलग स्टाइल होती है हर एक राइटर्स की, ऑथर की। जैसे चौसर की अलग स्टाइल थी लिखने की, शेक्सपियर की अलग स्टाइल थी लिखने की। आपको कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आ जाता है डिफरेंट करने को। तो ये जो है आपके स्टाइल ऑफ राइटिंग में आते हैं। दूसरा होता है मोड ऑफ नरेशन, किस तरीके से नरेट किया जा रहा है स्टोरी को, उसका मोड क्या है। उसके बाद फिगरेटिव लैंग्वेज होता है, फिगरेटिव लैंग्वेज में किस तरीके का इफ़ेक्ट देने की कोशिश की गई है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिंपल सा एक मैं टेक्निक बता रही हूँ, आई होप आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। टेक्निक का मतलब क्या होता है? टेक्निक मीन्स द वे यू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर और एन इवेंट। तो अगर मैं कहती हूँ ये पिक्चर देखिए, आप क्या दिखा आपको, इसे अब कोई 3 ऑथर ले लीजिए, तीनों ऑथर अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टाइल में इसको बोलते हैं, अपने अपने मोड ऑफ नरेट करके इसको फिगरेटिव लैंग्वेज के थ्रू नरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सुबह हुई, या ये इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि उगते सूरज के साथ सुबह हुई। अगर इसको और फिगरेटिव या इफ़ेक्टिव बनाना है तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जैसे सूर्य की किरणें पहाड़ों पर पड़ते ही प्रकृति को जैसे जीवन मिला, फूल खिल गए, चिड़िया गाने लगी, रोशनी मिलते ही तालाब के मोतियों सा चमक उठा, सब जीवंत हो उठा, मानो सब जीवंत हो गया, ऐसी सुबह हुई। तो अब इसमें क्या है कि हमने एक डिस्क्राइब कर डाला है। तो ये सारा जो है फिगरेटिव लैंग्वेज किसे बोलते हैं? जिसमें आपका मेटाफोर, सिमिली, पन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करके एक सेम पिक्चर को, एक सेम सिनेरियो को, सेम इवेंट को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना दिया गया है। तो इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। इमेजरी थर्ड जो आता है आपके स्टाइल में, इमेजरी मीन्स आप एक मॉर्निंग का ही दृश्य है, उसको कोई किस तरीके से इमेजिन करके बोल रहा है। अब इसमें उन्हें जीवन दिखा, किसी को एनर्जी दिखती है। तो इस तरीके का जो इमेजरी है, इमेजरी कैसा यूज़ किया हुआ है, कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी इमेजरी है ऑथर की। तो इसे हम जब पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो उससे डिफ़ाइन करते हैं। पर पहले आपको समझना होता है इमेजरी होता क्या है। जो 4th पॉइंट है वो है मूड। मूड क्या है? मूड वो है जैसे आप जब भी कोई नॉवल पढ़ते हो तो आप नॉवल के साथ साथ आपका मूड चेंज होता रहता है। जस्ट लाइक कोई ट्रेजेडी आप पढ़ते हो तो आप सॉरो में हो जाते हो, फ़नी कोई लैंग्वेज कोई नॉवल पढ़ते हो आप हंसने लगते हो, और कभी कभी आर्गुमेंट वाले नॉवल होते हैं, आर्गुमेंटेटिव नॉवल होते हैं, जिसको आप पढ़ के आपको ऑथर अपने रीजंस लॉजिक दे करके कन्विंस्ड करने की कोशिश करता है, तो आप कन्विंस्ड हो जाते हो। और कोई नॉवल होता है जिसको आप पढ़ के, कोई प्रोज आप पढ़ के इंस्पायर होते हो। तो ये जो है ये आपके मूड को चेंज करता है। कभी आप लाफ करते हो, सॉरो करते हो, कन्विंस्ड हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो। तो ये जो है आपका मूड चेंज होता रहता है। या एक ही कभी कभी एक ही स्टोरी में ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो आपको मूड को इफ़ेक्ट करता है। तो आप इससे डिफ़ाइन करते हो कि जो ऑथर है उसने किस मूड में या क्या मूड क्रिएट करने की कोशिश की है बाय द इवेंट।
नरेटिव टेक्निक्स में कैरेक्टराइजेशन भी आ जाता है, जिसमें कैरेक्टर के बारे में भी बताया जाता है, कैसा कैरेक्टर है, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, प्रोटैगनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है। तो प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो वो हीरो होता है, कभी किसी भी स्टोरी का हीरोइन होती है, और एंटागोनिस्ट होता है जो विलन का रोल उसमें प्ले करता है। अदर कैरेक्टर्स के भी बारे में बताया जाता है, तो आप अदर कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। अगर मेन रोल निभाते हैं इवेंट में तो आप अदर कैरेक्टर्स भी बता सकते हैं। जो मेन चीज़ होता है नैरेटिव टेक्निक्स का, वो है एक प्लॉट और उसकी सेटिंग। तो सेटिंग क्या होता है? सेटिंग इज़ अ टाइप ऑफ बैकग्राउंड। जब किसी भी स्टोरी को बताया जाता है, कोई इवेंट डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसके पहले आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बताया जाता है कि ये कहाँ की घटना है, कौन कौन इसमें हैं, और कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, उस टाइम का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो टाइम, प्लेस, कैरेक्टर और इन सब चीज़ों का उसमें समावेश होता है, वो आपका सेटिंग हो जाता है। और प्लॉट क्या होते हैं कि कोई भी स्टोरी जो होता है कुछ कुछ इवेंट में डिवाइड होता है, और एक के बाद एक इस तरीके से लॉजिकली ऑर्डर में डिफाइन होता है कि आपका एक एक प्लॉट से आपको स्टोरी आगे बढ़ती नज़र आती है। एक प्लॉट में एक ही इवेंट होता है, और कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई प्लॉट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप उसको किसी भी नॉवल से निकाल दें तो पूरी की पूरी नॉवल बेजान सी हो जाती है। तो हमें यही डिस्क्राइब करके बताना होता है कि कौन सा प्लॉट इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसमें जो ऑथर है उसने बहुत ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया है, कौन सी स्टाइल का यूज किया है, क्या नरेटिव टेक्निक्स यूज़ किए हैं। ये इस तरीके की चीज़ें हमें प्लॉट में देखने को मिलती हैं। तो हम बेसिकली प्लॉट को भी डिफ़ाइन करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो इसमें ऑथर फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, या सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। अब फर्स्ट पर्सन को कैसे पहचानेंगे? तो जब कोई एक कैरेक्टर जो स्टोरी से ही है वो टेल करता है, स्टोरी को बताता है, तो वो फर्स्ट पर्सन है। जब उसमें यू, योर जैसे वर्ड यूज़ होकर सेकंड पर्सन है। और जब थर्ड पर्सन नैरेटिव तब आएगा जब उसमें ही, शी, दे का यूज़ किया जाता है, और ऐसा लगता है कि कोई गॉड है जो सब कुछ जानता है और वो स्टोरी नरेट कर रहा है, जिसमें कि कोई भी पर्सन अवेलेबल, कोई कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, आपको नरेटर का पता नहीं। आई होप आपको क्लियर होगा थर्ड पर्सन नरेटिव। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें एक प्रोज में देने होते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही स्कोरिंग होता है। आपको इन सारे इनको एक हेडलाइन जैसे बना लीजिए, और उसमें कोई भी जब भी प्रोज पढ़िए, कोई भी फिक्शन, कोई नॉवल कुछ भी पढ़िए, तो उसको आप टाइटल वाइज चीज़ों को प्रिपेयर करिए और उसको अपने एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स को रिवाइज करिए, एग्ज़ाम टाइम में सेम तरीके से लिखिए हेडिंग दे करके, तो आपको मार्क्स स्कोरिंग होगा। आई होप यू लाइक दिस।